देवांश जी के सामने खोले वैशाली ने गहरे राज रजनी जी की जिंदगी के। दोस्तों, अब तक आप सबने देखा कि नील वैशाली की तरफ देखकर अपने मन में बोलता है, मैडम मैं ये तो जान चुका हूं कि आप जब चाहे रंजीत को इस खेल में मत दे सकती हैं, लेकिन आप रंजीत के साथ खेलना चाहती हैं और इस खेल में आपको मजा आ रहा है। यही सब बोलते हुए नील वैशाली के लिए अपने चेहरे पर प्राउड फीलिंग लाते हुए वैशाली की तारीफों के पुल बनते हुए अपने काम में लग चुका था। लेट स्टार्ट। वैशाली इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और उसके साथ नील फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। वैशाली अपने फ़ोन में देखी हुई ही अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए बोलती है, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के कैरेक्टर पर उंगली उठाने का विमला और रंजीत, बहुत जल्द तुम लोगों के घर के और घर के रिश्तों की मैं धज्जियां उड़ाने वाली हूँ, बहुत जल्द मैं तुम लोगों के खेल में तुम लोगों को मात देने वाली हूँ। ये सब बोलते हुए वैशाली के चेहरे पर बिल्कुल ठंडा भाव था और एक तिरछी मुस्कुराहट, जिसका मतलब सिर्फ वैशाली या नीला ही समझ सकते थे। एस्टरिस्क। दोस्तों, एक ज़रूरी खबर आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है, जिसकी वजह से अब मैं यहां पर कहानियां पहले की तरह लगातार अपलोड नहीं कर पाऊंगा और कुछ समय के लिए यहीं पर स्टोरी आगे जारी करना भी संभव नहीं है। इसलिए आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में दिए गए लिंक के जरिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और अगर संभव हो तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, ताकि मैं कहानी को आगे भी लगातार जारी रख सकूं। ये कहानी रीबर्थ, ट्रैंक्विलिटी और बाकी सभी कहानियां अब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही कंटिन्यू कर रहा हूं, जहां आपको आगे के सभी पार्ट्स मिलते रहेंगे। और दोस्तों, वहां पर आपको रोज़ाना 5 से 6 स्टोरी वीडियो मिलेंगी। मैं डेली रेगुलर अपलोड कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, ताकि आपको बिना रुकावट नई कहानियां मिलती रहें। आप सभी के सपोर्ट से ही ये कहानियां आगे चल पाएंगी, इसलिए ग्रुप ज्वाइन करें, मेंबरशिप लें और हमें सपोर्ट करते रहें। इधर कुछ ही देर में वैशाली की गाड़ियां सिंघानिया मेंशन के गेट पर आकर रुकती हैं। जैसे ही वैशाली की गाड़ियां गेट पर आती है तो गेट का गेट कीपर फटाफट गेट ओपन करता है और गेट ओपन होते ही वैशाली की गाड़ियां एक साथ सिंघानिया मेंशन में इंटर होती हैं। सिंघानिया मेंशन लिविंग हॉल में इस वक्त प्रमिला जी सोफे पर बैठी हुई थी और उनके साथ देवांश सिंघानिया भी बैठे हुए थे। इधर विला के बाहर जैसे ही गाड़ियां रुकती है तो विला के बाहर से एक आदमी भागता हुआ अंदर आता है और प्रमिला जी और देवांश सिंघानिया की तरफ देखकर बोलता है, मैडम मैडम बीवी जी आ गई है। इधर जैसे ही प्रमिला जी के कानों में अपने घर के नौकर की आवाज़ पड़ती है तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इधर अपनी पत्नी की मुस्कुराहट देखे हुए देवांश की भी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, अपने स्पेशल एक ऐसा इंसान गेट पर लगा दिया है जो आपको आपकी नातिन के आने की पाल पाल की खबर देगा। क्या बात है, इतना प्यार अपनी नातिन से। इधर अपने पति की बात सुनकर पर प्रमिला जी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोलती हैं, क्या करें, जब से हमारी बेटी हमारे घर से गई थी हमारी जिंदगी बेरंग हो गई थी, लेकिन जब से वैशाली घर में वापस आई है और रजनी आई है तब से हमें वैशाली में रजनी का बचपन नजर आता है, जिसे हमने पूरा देखा भी नहीं था। ये सब बोलते हुए प्रमिला जी की आंखों के आगे 18 साल की रजनी जी का चेहरा आ रहा था, जिसे याद कर उनके दिल में दर्द तो होता है, लेकिन दूसरे ही पल वैशाली को याद कर उनके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है। इधर अपनी पत्नी की बात का मतलब समझते हुए देवांश की भी हाँ में सिर हिला देते हैं। देवास की और प्रमिला जी अपनी ही बात में मस्त थे कि तभी वैशाली अपनी हील की कट कट के साथ अंदर आती है और जैसे ही वैशाली अंदर दाखिल होती है तो प्रमिला जी का ध्यान सीधा वैशाली पर जाता है। इधर अपनी नानी और नानू को देखकर वैशाली अपने चेहरे के भाव बिल्कुल नॉर्मल कर लेती है और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अपनी नानी के करीब जाते हुए बोलती है, हेलो प्रिंस, कैसी हो। इधर अपनी नातिन के मुंह से अपने लिए प्रिंसेस सुनकर प्रमिला जी का सहारा शर्म से लाल हो जाता है और वह वैशाली की तरफ देखकर बोलती है, अरे पागल, हम तो अब कहाँ प्रिंसेस रहे, अब तो हम बुजुर्ग हो चुके हैं। इधर अपनी नानी की बात सुनकर वैशाली भी अपनी नानी के गालों को खींचते हुए बोलती है, हमारे लिए तो आप हमारी प्रिंसेस हो, दुनिया का हमें पता नहीं, इसीलिए आज से आप हमारी बेबी डॉल हो। इधर अपनी नातिन की शर्त देखकर पर मिला जी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और इधर अपनी नातिन की हरकतें देखकर देवांश जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। अगर कुछ देर अपनी नानी के साथ मजाक कर वैशाली अपने नाना के पास ही सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए अपने चेहरे के भाव सख्त करते हुए बोलती है, नाना जी कैसी रही आज आपकी बिजनेस मीटिंग। इधर अपनी नातिन की बात सुनकर देवांश की सीरियस होते हुए बोलते हैं, बेटा मैं कुछ देर पहले ही घर आया हूँ, लेकिन तुम तो घर आ गई, रजनी कहाँ है। इधर अपने नाना जी की बात सुनकर वैशाली अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, नॉट वरी नाना जी, मम्मी जल्द ही घर आ जाएगी, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या हम लोग स्टडी रूम में चलें। इधर वैशाली की बात सुनकर प्रमिला जी अपनी जगह से खड़ी होती हुई बोलती है, बेटा आप अभी तो घर आई हो ना, आप फ्रेश हुई हो ना, आपने कुछ खाया पिया है, आते ही फिर से काम की बातें। इधर अपनी नानी की बात सुनकर वैशाली अपनी नानी के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, नानी जरूरी काम है, उसके बाद में फ्रेश होने चली जाऊंगी, फिर आपके कहे अनुसार कभी लूंगी कुछ भी लूंगी। इधर वैशाली की बात सुनकर प्रमिला जी कुछ नहीं बोलता और वैशाली आंखों से ही अपने नाना को स्टडी रूम में चलने का इशारा करती है तो देवास की वैशाली का इशारा समझते हुए हाँ में सर हिला देते हैं और लिविंग हॉल से उठाते हुए स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाते हैं।
इधर देवांश जी के जाते ही वैशाली आंखों से ही नील को कुछ इशारा करती है तो नील जो लिविंग हॉल में ही खड़ा था वह भी हाँ में सिर हिला देता है और वैशाली और देवांश जी के साथ ही स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। इधर प्रमिला जी जो लिविंग हॉल में ही खड़ी थी वह अपनी नातिन की जाती हुई पीठ को देखकर मन में बोलती है, कान्हा है कृष्णा, पता नहीं आपने मेरी बच्चियों की तकदीर में क्या लिखा है। जिस उम्र में बच्ची खेलती कूदती है, मेकअप करती है, मूवी देखी है, शॉपिंग करती है, उसे उम्र में मेरी बच्ची बिजनेस संभाल रही है, अपनी माँ को संभाल रही है, रिश्तों को संभाल रही है। ना जान आपकी क्या लीला है भगवान, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बच्ची की जिंदगी में खुशियाँ भर दो। मेरी एक बच्ची के एक गलत फैसले ने उसकी जिंदगी नरक बना दी और अब मेरी एक बच्ची की जिंदगी ने अपनी माँ की नरक जैसी जिंदगी को फिर से स्वर्ग बना दिया है। हे भगवान, मेरे बच्चों पर और मेरे परिवार पर अपनी दया मेहर बनाकर रखना। ये सब बोलते हुए ही प्रमिला जी लिविंग हॉल से किचन की तरफ चली जाती हैं। दूसरी तरफ स्टडी रूम के बहुत बड़े सोफे पर इस वक्त देवांश की एक जगह बैठे थे और दूसरी जगह एक पैर पर दूसरा पैर रखकर वैशाली बैठी हुई थी। वैशाली अपने नाना जी के सामने सीरियस होते हुए बोलती है, नाना जी, रंजीत अपनी घटिया हरकत पर उतर आया है और उसका वकील केपी गिल जो मुंबई का जाना माना वकील है, लेकिन आज तक वह कैसे एक भी ईमानदारी से नहीं जीता बल्कि चल और कपट से आज तक अपने क्लाइंट्स को जितना आया है। लेकिन इस बार मैं उसे मुंहतोड़ जवाब देने वाली हूं। केपी गिल का अहंकार अगर मैं इस बार ना तोड़ा तो मेरा नाम भी वैशाली सिंघानिया नहीं। ये सब बोलते हुए वैशाली का चेहरा बिल्कुल ठंडा था और उसकी आंखें भी बर्फ की तरह ठंडी थी। इधर अपनी नातिन की बात सुनकर देवांश सिंघानिया का चेहरा सख्त हो जाता है और वह अपनी आवाज में ठंडापन और गुस्सा लाते हुए बोलते हैं, तो इसका मतलब अब रंजीत कुछ गलत करने जा रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता चल चुका है। मुझे तुम्हारे हाव भाव से क्लियर हो गया है कि तुम उन लोगों की चाल को पहले ही जान चुकी हो। वैशाली इधर अपने नाना जी की बात सुनकर वैशाली के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है, साथ में उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। वैशाली अपने नाना जी की तरफ देखकर बोलती है, नाना जी अपने गुस्से को अपने अंदर दबा कर रखिएगा ताकि वह गुस्सा धीरे धीरे आग बन जाए और गुस्से की आग में रंजीत का अहंकार और कब गिल का अहंकार जलकर भस्म हो जाए। इधर वैशाली की बात सुनकर रंजीत जी अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए गुस्से में बोलते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो वैशाली, मुझे साफ साफ बताओ। इधर अपने नाना जी का गुस्सा देखकर वैशाली तिरछा मुस्कुराते हुए बोलती है, कूल डाउन नाना जी, बताती हूँ मैं आपको क्या करना है और कैसे जवाब देना है इन शतरंज के न्यू खिलाड़ियों को। ये सब बोलते हुए वैशाली नील को कुछ इशारा करती है तो नील एकदम से स्टडी रूम का दरवाजा बंद कर देता है और वैशाली बंद दरवाजे को देखते हुए अपने नाना जी से बोलती है, नाना जी मैं आपको कुछ ऐसा राज बताना चाहती हूँ जी, राज के बारे में मन भी नहीं जानती। इधर अपने नाइट की बात सुनकर देवांश जी का चेहरा थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें बन जाती है। इधर अपने नाना जी का चेहरा देखकर वैशाली अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने नाना जी को पानी का गिलास देते हुए बोलती है, पानी पी लीजिए नाना जी। इधर अपनी नातिन की बात सुनकर देवांश की पानी का गिलास हाथ में पकड़ लेते हैं और वैशाली की तरफ देखकर बोलते हैं, बेटा मेरा दिल बहुत धड़क रहा है, साफ साफ बता क्या बात है। इधर अपने नाना जी का चेहरा देखते हुए वैशाली एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलती है, नाना जी मैं रंजीत की बेटी नहीं हूँ, रंजीत मेरा लीगल फादर नहीं है। इधर जैसे ही देवांश जी ये सुनते हैं तो उनके हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर जाता है और उसे गिलास के गिरते ही उसे कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इधर अपने नाना जी की इस हरकत पर वैशाली अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें खून की तरह लाल होती हैं। इधर देवास जी के साथ साथ नील के चेहरे का रंग भी उड़ जाता है और उसके चेहरे के भाव भी एकदम सख्त हो जाते हैं और उसके चेहरे पर भी हैरानी के साथ साथ चिंता की लकीरें बन जाती है। इधर नील और दिमाग जी का चेहरा देखकर वैशाली अपनी आवाज में नरमी लाते हुए बोलती है, नाना जी यह एक ऐसा सच है जिसके बारे में मन कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपनी माँ की बेटी हूँ और आपकी नायत हूँ और जिसकी मैं बैठी हूँ वह इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है, वह एक अच्छा इंसान है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी मैं बेटी हूँ। इधर अपनी नातिन की बात सुनकर देवांश जी गुस्से में अपनी जगह से खड़े होते हैं और वैशाली के पास आकर गुस्से में बोलते हैं, ये क्या बकवास कर रही हैं आप जानती हैं आप अपनी माँ के कैरेक्टर पर और अपने आप पर उंगली उठा रही है। इधर अपने नाना जी की बात सुनकर वैशाली अपने नाना जी की तरफ एक पेन ड्राइव करते हुए बोलती है, ये रहा इसमें सारा सबूत, नील इस लैपटॉप पर लगाओ। इधर नील जैसे ही वैशाली की बात सुनता है तो अपने होश में आता है और यस मैडम बोलकर वैशाली की तरफ कदम बढ़ाते हुए वैशाली के हाथ से एक पेन ड्राइव लेते हुए लैपटॉप में लगा देता है। इधर वैशाली लैपटॉप की तरफ अपनी नज़र कर लैपटॉप को अपने हाथ में लिए हुए कुछ कोड डालती है और वह पेन ड्राइव चालू हो जाती है। इधर जैसे ही पेन ड्राइव चालू होती है तो देवांश जी की नज़रें और नील की नज़रें उसे लैपटॉप पर बन जाती हैं। इधर देवास की और नील की नज़रें पेन ड्राइव लगने के बाद लैपटॉप पर बन जाती है कि तभी उन्हें वहां पर राठौर विला नजर आता है। इधर लेदर विला को देखते ही देवांश जी का चेहरा नील का चेहरा सख्त हो जाता है कि तभी देखते ही देखते उन्हें एक कमर नजर आता है और उसे कमरे में विमला जी कॉल पर किसी से बात कर रही थी। जैसे ही वह लोग धीरे धीरे विमला जी की बात सुनाने लगते हैं तो धीरे धीरे तो उनका गुस्सा बढ़ने लगता है।
लेकिन समय बाद बाद देवांश जी का चेहरा पीला पड़ जाता है और उनके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ नफरत की लकीरें भी उनके चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। इधर नील तो अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसकी हैरानी भरी नजरें वैशाली पर जाती है जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, ना ही दुख ना तकलीफ ना ही कोई दर्द। इधर नील अपनी मैडम का चेहरा देखते हुए मन में बोलता है, तो मैडम आप पहले से ही सब कुछ जान चुकी हैं। हे भगवान, क्या कुछ नहीं हुआ बड़ी मैडम के साथ? उसे घर में कितने घटिया और गिरे हुए लोग हैं ये लोग। ये सब बोलते हुए नील मन में ही रंजीत के परिवार को गालियां दे रहा था। देवांश की जैसे जैसे प्रमिला की बात सुन रहे थे वैसे वैसे उनके अंदर का गुस्सा बढ़ रहा था और अंत में देवांश की जैसे ही लैपटॉप पर वीडियो बंद होती हुई देखते हैं तो गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कांपते हुए हाथों से उसे लैपटॉप को जमीन पर फेंकते हुए बोलते हैं, आखिर कैसे गिर सकते हैं वह लोग? इतना कैसे मेरी बच्ची के साथ इतना खिलौना खेल खेल सकते हैं? ये सब बोलते हुए देवांश जी का चेहरा लाल था और उनके हाथ कहाँ पर रहे थे। इधर अपने नाना जी को संभालते हुए वैशाली अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने ठंडी आवाज में बोलती है, नाना जी आपको तो खुश होना चाहिए कि वह रंजीत मेरा बाप नहीं है बल्कि मेरा आप तो राजस्थान का जाना माना बादशाह है जिसके असूल और इसकी अच्छाई की दुनिया दीवानी है। इधर वैशाली की बात सुनकर देवास चेहरा हैरानी से वैशाली पर ठहर जाता है कि तभी वैशाली एक और पेन ड्राइव नील की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, नील इस पेन ड्राइव को LED पर लगा दो क्योंकि नाना जी ने लैपटॉप तोड़ दिया है। इधर वैशाली की बात सुनकर नील फटाफट एक और पेन ड्राइव लेता है और इस स्टडी रूम की LED में उसे अटैच कर उसे चालू कर देता है। देवांश जी अपनी नातिन के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने ठंडा भाव से बोलते हैं, क्या तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि दुनिया तुम्हारे ऊपर क्या उंगली उठाने वाली है और तुम्हारी माँ के ऊपर अगर ये राज बाहर आया तो क्या होगा तुम जानती हो? इधर अपने नाना जी की बात सुनकर वैशाली के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या होगा नाना जी? बल्कि मजा आएगा क्योंकि मेरा असली आप मेरी मां को अपनाने के लिए खुद आने वाला है और बहुत जल्द रंजीत और उसके परिवार के मुंह पर एक तमाचा लगने वाला है। और जानते हैं मेरे पापा को आप अच्छे से जानते हैं, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि मेरे पापा कौन है। ये सब बोलते हुए वैशाली अपने नाना जी को LED की तरफ देखने का इशारा करती है तो देवांश जी वैशाली के इशारे करने से LED की तरफ देखते हैं। LED पर एक DNA रिपोर्ट नजर आती है जिस पर वैशाली की वह DNA रिपोर्ट होती है जिसे देखकर देवांश की हैरान रह जाते हैं। इससे पहले कि दीवार की वैशाली से कुछ पूछते कि तभी उन्हें कुछ और सुनाई देता है। पहले वह रिपोर्ट्स आती है, उसके बाद रंजीत के ब्लड ग्रुप से मैच की हुई रिपोर्ट आती है जिससे वह रिपोर्ट मैच नहीं होती और उसके बाद एक और जाने माने शख्स की रिपोर्ट दिखाई जाती है जिससे वह रिपोर्ट वैशाली के DNA रिपोर्ट मैच हो जाती है। इधर देवांश जी हैरानी से उसे LED पर चल रहे सबूत को देखते हैं कि तभी देखते ही देखते एक और रिपोर्ट के बदले वहां पर एक वीडियो चलती है। उसे वीडियो को देखते ही देवांश जी के चेहरे पर चिंता की जगह हैरानी आ जाती है। इधर अपने नाना जी की तरफ देखते हुए वैशाली मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जानते हो ना नाना जी ये कौन है? इधर अपनी नातिन की बात सुनकर देवांश जी धड़म से सोफे पर बैठ जाते हैं और अपना सिर पकड़ लेते हैं। इधर अपने नाना जी की इस हरकत पर वैशाली अपने नाना जी के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, क्या हुआ नाना जी? इधर देवांश जी अपनी आंखों में हल्के से आंसू लाते हुए बोलते हैं, यही तो तेरी माँ के लिए मैंने हमसफर चुना था जिसका साथ वह छोड़कर उसे रंजीत की जीवन संगिनी बन गई। जानती है ये कौन है? ये तेरी माँ का बहुत अच्छा दोस्त है जो दिल ही दिल में तेरी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन तेरी माँ के दिल में रंजीत था। और ये कौन है? यह मुझे तुझे बताने की क्या जरूरत है, तूने तो खुद मुझे सबसे बड़ा तोहफा दे दिया मेरी बच्ची। लेकिन क्या आदित्य जानता है कि तू उसकी बेटी है? इधर अपने नाना जी की बात सुनकर वैशाली अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लती हुई बोलती है, जी नाना जी मैंने पापा तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है और पापा कल सुबह ही मुंबई हाई कोर्ट में पहुंचने वाले हैं रंजीत को सबसे बड़ा झटका देने। ये सब बोलते हुए वैशाली के चेहरे पर डेविल स्माइल थी और इधर वैशाली के बारे में और आदित्य के बारे में जानकर देवांश जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये जानते हैं आदित्य के बारे में और वैशाली के पापा के बारे में। आदित्य चौहान राजस्थान के महाराजा और राजस्थान के जाने माने बिजनेसमैन। फैमिली इंट्रोडक्शन। सुधीर चौहान आदित्य के पापा, कृष्ण चौहान आदित्य की माँ, अनुज चौहान आदित्य का छोटा भाई, पुष्पा चौहान आदित्य की भाभी, दिव्या चौहान अनुज चौहान की बेटी। आदित्य चौहान यह आज तक कुंवारे हैं, इन्होंने शादी नहीं की क्योंकि उनकी जिंदगी में उनकी एक ही मोहब्बत थी और वह थी रजनी सिंघानिया। इधर आदित्य को याद करते हुए ही देवांश जी अपने दिल में दर्द महसूस करते हुए और अपने चेहरे पर हल्की सी दर्द भरी मुस्कुराहट लाते हुए वैशाली की तरफ देखकर बोलते हैं, बेटा आज किस्मत ने कैसा खेल खेला है, जिस इंसान को मैं तेरी माँ के लिए चुना था उसे इंसान को छोड़कर तेरी माँ ने एक घटिया गिरे हुए इंसान को अपना हमसफर बना लिया। जवानी के जोश में और प्यार के पागलपन में उसने हीरे को छोड़कर कोयले को अपनी जिंदगी में अपनाया था, लेकिन कहते हैं ना भगवान के गार्ज है अंधेर नहीं और जिसके तार भगवान ने जोड़े हो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। अनजाने में ही सही तेरी माँ की जिंदगी कहीं ना कहीं आदित्य से जुड़ ही गई। तू जानती है आदित्य ने आज
तक शादी नहीं की थी क्योंकि उसकी जिंदगी में उसकी मोहब्बत सिर्फ तेरी माँ थी, सिर्फ तेरी माँ। मैं आदित्य के पूरे परिवार को जानता हूँ। जब तेरी माँ उसे छोड़कर गई थी तब उसने मेरे आगे सिर्फ एक ही बात कही थी कि रजनी जहाँ खुश रहना चाहती है मैं उसे रहने दूँ। इसीलिए मैंने भी कभी रजनी को ढूंढने की या रजनी तक पहुँचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे अंदर रजनी की इस हरकत से गुस्सा भी आ गया था और मैं नाराज भी था। और रजनी ने भी मुझे कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन भगवान ने कैसा खेल खेला है, आज वही रिश्ते आपस में उलझा नहीं गए बल्कि जुड़ चुके हैं। ये सब बोलते हुए देवांश जी की आंखों में आंसू थे और अपने नाना जी की आंखों में आंसू देखकर वैशाली एकदम से अपने नाना जी के करीब जाती है और उन्हें गले से लगाकर बोलती है, शांत हो जाइए नाना जी, फिलहाल माँ को इस बारे में आप कुछ नहीं बताएंगे कि जो कुछ अब रंजीत करने जा रहा है उसे माँ को बहुत दर्द होगा, लेकिन उसे दर्द के बाद मन को एक ऐसा इंसान मिलेगा जो उन्हें संभाल लेगा और वह कोई और नहीं नाना जी पापा होंगे। ये सब बोलते हुए हैं वैशाली अपना मोबाइल उठाती है और एक नंबर डायल कर देती है। वैशाली जैसे ही मोबाइल में नंबर डायल करती है कि तभी उधर से वैशाली की कॉल दूसरी रिंग में पिक होती है, तो वैशाली अपना फ़ोन स्पीकर पर कर देती है। इधर वैशाली के फ़ोन स्पीकर पर करते ही उधर से देवांश जी को एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, बोलिए प्रिंसेस। इधर जैसे ही देवांश जी इस आवाज़ को सुनते हैं तो हैरानी से वैशाली की तरफ देखते हैं कि तभी वैशाली अपनी प्यारी आवाज़ में बोलती है, पापा नाना जी से बात कीजिए। आदित्य जैसे ही अपनी बेटी की आवाज़ सुनते हैं तो थोड़ी आवाज़ में नरमी लाते हुए बोलते हैं, कैसे हैं अंकल। इधर देवांश जी जैसे ही आदित्य की आवाज़ सुनते हैं तो अपनी आवाज़ में दर्द लाते हुए बोलते हैं, तुम कैसे हो मेरे बच्चे। इधर दिमाग जी की आवाज़ में दर्द महसूस कर आदित्य अपनी आवाज़ को थोड़ा ठीक करते हुए बोलते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ और आज मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बच्ची को और रजनी को संभाल लूँगा, बस आप खुद को मजबूत बनाकर रखिए और मेरी प्रिंसेस का ध्यान रखिए। इधर आदित्य की आवाज़ सुनकर देवांश जी अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोलते हैं, जरूर मेरे बच्चे जरूर। यह सब बोलते हुए देवांश जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में आंसू। इधर आदित्य जी कुछ देर देवांश जी से बात करते हैं और वैशाली से बात कर फ़ोन कट कर देते हैं। वैशाली फ़ोन कट करते ही अपनी जेब में मोबाइल को रखती है और एक नज़र नील की तरफ देखती है जो हैरानी से बस वैशाली की तरफ देख रहा था। वैशाली अपनी नज़रें नील पर करते हुए बोलती है, अब कितनी देर तक मुझे यूं ही देखोगे नील। इधर नील जैसे ही वैशाली की बात सुनता है तो अपनी आंखों में आंसू लाते हुए उन आंसुओं को साफ करते हुए बोलता है, आई प्राउड ऑफ यू, मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको आज अपना गुरु मानता हूँ। ये सब बोलते हुए नील एकदम से वैशाली के आगे आता है और उसके कदमों में सर झुकाकर बैठ जाता है। इधर नील की इस हरकत पर वैशाली अपनी ठंडी आवाज़ में नील से बोलती है, उठ जाओ नील, कभी किसी के आगे घुटनों के बाल मत बैठना, क्योंकि अगर हम हमेशा सर उठाकर चलेंगे तो सामने वाला कभी सिर्फ हमारा झुकाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ और मैं इतना जान चुकी हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे परिवार के लिए क्या है और मेरे लिए क्या है, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना राइट हैंड बनाया है। और नाना जी आप आज जो कुछ भी मैंने आपको बताया है कुछ भी बाहर नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं, क्योंकि आज का दिन बीत गया है और कल कोर्ट में हमारी पहली पेशी है, क्योंकि केपी गिल ने एक ऐसी चाल चली है नाना जी जिससे आप सब अनजान हैं, लेकिन मैं नहीं, अब मैं उन लोगों की चाल उन्हें पर भारी डालने वाली हूँ। ये सब बोलते हुए वैशाली की आंखों में एक अलग ही शैतानी चमक थी। इधर नील जैसे ही वैशाली की बात सुनता है तो अपनी जगह से खड़ा होते हुए हाँ में सिर हिला देता है और इधर देवांश जी वैशाली की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हैं और अपनी ठंडी आवाज़ में बोलते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो बेटा, इन लोगों ने तेरी माँ के साथ और तेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये तो भगवान की कृपा थी कि तेरी माँ उसे रात गलती से उसे इंसान के नज़दीक चली गई जो इंसान सच में उसकी ज़िंदगी में उसका हमसफ़र बनने के लायक था। इधर दिमाग जी की बात सुनकर वैशाली की आंखें ठंडी हो जाती हैं और वह अपनी ठंडी आवाज़ में बोलती है, चिंता मत कीजिए नाना जी, यह लोग मेरी माँ की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना चाहते हैं, लेकिन मेरी माँ तो दुनिया के सामने किसी के धर्मपत्नी बनेगी और मैं किसी की जायज बेटी और रंजीत के खानदान की उड़ेगी इज्जत की धज्जियाँ, वह भी पूरे समाज में। ये सब बोलते हुए वैशाली की आंखें बिल्कुल ठंडी थी और वैशाली की बात सुनकर देवांश जी हाँ मैं फिर हिलते हैं और नील और देवांश और वैशाली जी तीनों स्टडी रूम से निकल जाते हैं। इधर तीनों स्टडी रूम से बाहर निकलते हैं तो वैशाली अपने नाना जी की तरफ देखकर बोलती है, नाना जी मैं फ्रेश होने जा रही हूँ और नील तुम भी आज से इसी घर में रहोगे, और हाँ तुम्हारी कोर्ट मैरिज की तैयारी कर ली है मैंने, दिल्ली जाने से पहले मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, ठीक है, और एक काम करो नीचे कोई भी रूम कस कर लो। इतना बोलकर वैशाली अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है और इधर देवांश जी वैशाली की बात सुनकर नील की तरफ देखकर बोलते हैं, बेटा तुम तो मेरी नातिन के सबसे खास इंसान बन गए हो जो उसकी ज़िंदगी में हर वक्त उसके साथ रहेगी। दोनों हाथ जोड़ते हुए बोलता है। कोर्ट ने दिया गिल और मल्होत्रा को 11 o'clock बजे का टाइम। अब तक आप सपना देखा कि वैशाली देवांश सिंघानिया को सच बता देती है और इधर देवांश सिंघानिया सच जानकर हैरान रह जाते हैं और फिर कुछ देर में वैशाली और देवांश सिंघानिया और नील एक साथ स्टडी रूम से बाहर निकलते हैं और वैशाली अपने रूम में जाकर फ्रेश होने चली जाती है और इसी तरह नील भी कुछ देर देवांश जी से बात करता है और वह भी अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है। इधर वैशाली अपने रूम में वॉशरूम में अपने कपड़े उतार कर साइड में फेंक देती है और बात टब में उतर जाती है। कहानी में आगे। अब तक मुंबई
सिंघानिया मेंशन। वैशाली का रूम। वैशाली अपने वॉशरूम में इस वक्त अपने वॉशरूम के बाथटब में लेटी हुई थी और उसकी आंखों के सामने कुछ पल चल रहे थे जिन्हें याद कर वैशाली के चेहरे पर डेंजरस स्माइल आ जाती है और वो उन पलों को याद करते हुए ही अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, रजनी मन आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी लेकिन यह तकलीफ आपकी ज़िंदगी पर की तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए ही आपकी ज़िंदगी में मैं आपको दे रही हूँ। मैं चाहती तो आपको सब कुछ सच बता सकती थी लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ कि आपके सामने वह शख्स खुद आए और आपको आपकी ज़िंदगी की हकीकत बताएं जिनकी ज़िंदगी आपकी एक गलत फैसले ने हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि भगवान की लिखी को कौन मिटा सकता है, जो भगवान चाहता है वही होता है। लेकिन आप बहुत भोली और मासूम थी, इसलिए आपकी मासूमियत और भोलेपन का फ़ायदा उसे रंजीत ने काफ़ी उठाया है। लेकिन कोई बात नहीं, उसकी हर गुनाह की सज़ा उसे मैं अपने तरीके से दूंगी। लेकिन फ़िलहाल वह जो लोग प्लान बना रहे हैं वह इस बात से अनजान है कि मैं कौन हूँ और वह किसके साथ इस वक्त ये गेम खेल रहे हैं, ये बात वह नहीं जानते। और केपी गिल, तुम्हारी ज़िंदगी का ये पहला कैसे होगा जो तुम इतनी बुरी तरीके से हारोगे कि तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने इस केस को हाथ में लिया ही क्यों, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का ये पहला रिकॉर्ड होगा जो मैं तोड़ूंगी। ये सब बोलते हुए वैशाली के चेहरे पर डेंजर मुस्कुराहट थी। इधर वैशाली अपने चेहरे पर डेंजर मुस्कुराहट लाते हुए अपने मन में एक प्लान बनती है और उसे प्लान को याद कर बात तब से बाहर निकलती है और बाहर निकलते ही एक किंग साइज टॉवल पिंक कलर का अपनी बॉडी पर लपेट लेती है और एक नज़र खुद को मिरर में देखकर शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए अपने आप को एक नज़र मिरर में देखकर वॉशरूम से बाहर की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ देवांश जी का रूम। देवांश जी अपने कमरे में पहुंच जाते हैं और उनके दिमाग में वही सब चल रहा था जो कुछ देर पहले स्टडी रूम में वैशाली ने उन्हें बताया था। उसी सब को याद करते हुए ही उनकी आंखों के सामने कुछ पुराने चेहरे घूमने लगते हैं जिन्हें याद कर वो अपने दिल में बोलते हैं, आदित्य मेरी बेटी के एक गलत फैसले ने उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद की ही थी लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी भी तन्हाई और दर्द से भर कर रख दी। इस बात से खुद इस वक्त रजनी अनजान है आदित्य की उसने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है। ये सब बोलते हुए ही देवांश जी के सामने आदित्य का चेहरा आ रहा था जिन्हें याद कर उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है। लेकिन कुछ बातों को याद कर वह भगवान पर सब कुछ छोड़कर अपने बेड पर इस वक्त लेते हुए थे और उनके सामने उनकी पत्नी प्रमिला उनके चेहरे को गौर से देखते हुए ही उन्हें किसी सच में डूबा हुआ देखकर बोलती है, क्या हुआ है आपको और क्या हुआ है वैशाली को? आप दोनों जब से स्टडी रूम से निकले हैं कहीं खो खो से हमें नजर आ रहे हैं। और हाँ, अब बहुत कर लिया रेस्ट, चलिए चलकर क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है, डिनर खा लीजिए, हमने डिनर भी रेडी करवा दिया है। इधर अपनी पत्नी की आवाज़ जैसे ही देवांश जी के कान में जाती है तो वह एकदम से अपनी आंखें खोल देते हैं और अपने सामने अपनी पत्नी को देखकर वह अपनी सोच से बाहर आते हैं और अपनी पत्नी का चेहरा देखकर उनसे बोलते हैं, कुछ नहीं प्रमिला, ऐसा कुछ नहीं है, आप चलिए हम आते हैं 2 मिनट में। और हाँ, रजनी कहाँ है, उसे भी बुला लीजिए क्योंकि डिनर करने में आज हम काफ़ी लेट हो गए हैं। इधर अपने पति की बात सुनकर प्रमिला जी एक नज़र अपने पति की तरफ देखकर मन में बोलती है, पता नहीं इन नाना और नातिन में क्या बात हुई है जो ये जब से स्टडी रूम से बाहर आए थे और जब से रूम में आए थे तब से कुछ गहरी सोच में डूबे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें उनकी सेहत की चिंता है इसलिए हम इसे ये सवाल बाद में कर लेंगे, पहले हमें इन्हें डिनर करवाना होगा। ये सब बोलते हुए प्रमिला जी अपने पति की तरफ देखकर बोलते हैं, हाँ हाँ चलिए हम रजनी को भी बुला रहे हैं। और वैशाली को भी इतना बोलकर प्रमिला जी एक नज़र अपने पति की तरफ देखकर कमरे से बाहर चल पड़ती है। इधर अपनी पत्नी का इशारा समझते हुए देवांश की भी खुद को शांत कर प्रमिला जी के साथ ही अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं और बढ़ जाते हैं लिविंग हॉल की तरफ। दूसरी तरफ राठौर मेंशन। रंजीत का स्टडी रूम। रंजीत इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था और उसके सामने उसका असिस्टेंट सर झुकाकर खड़ा था। रंजीत अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर बोलता है, कल जो सबूत झूठ हम बनाने वाले हैं उन सबूत के आधार पर मुझे जल्द ही वैशाली की कस्टडी कोर्ट दे देगी, लेकिन मुझे वैशाली के साथ साथ रजनी भी अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए। मैं ये कदम वैशाली के लिए भी उठा रहा हूं और रजनी के लिए भी, लेकिन यह कदम रजनी के दिल में मेरे लिए नफरत तो जरूर भर देगा, लेकिन अपनी बेटी को अपने पास रखने के लिए रजनी को मेरी ज़िंदगी में वापस आना ही होगा। ये सब बोलते हुए रंजीत का चेहरा एकदम सख्त था और इधर अपने बॉस की बात सुनकर रंजीत का असिस्टेंट रंजीत की तरफ देखकर बोलता है, लेकिन सर आपको क्या लगता है देवांश सिंघानिया इन सबूतों को अपनी बेटी के खिलाफ देखकर रजनी जी को आपकी ज़िंदगी में आने देंगे? इधर अपने असिस्टेंट की बात सुनकर रंजीत गुस्से में अपने असिस्टेंट के पास आकर उसका कॉलर पढ़ते हुए बोलता है, उसे देवांश सिंघानिया को तो मैं अपने कदमों में ऐसे गिराऊंगा कि वह गिड़गिड़ा कर अपनी नातिन और अपनी बच्ची की खुशियों की मुझे भीख मांगेगा और मैं उसे भीख भी अपनी मर्जी से दूंगा। ये सब बोलते हुए रंजीत की आंखें गुस्से से लाल थी और रंजीत की बात सुनकर रंजीत का असिस्टेंट अपने कॉलर को रंजीत के हाथों से छुड़ाते हुए बोलता है, सॉरी सर लेकिन मैं देवांश सिंघानिया नहीं हूं, प्लीज़ होश में लिए। इधर अपने डरे हुए असिस्टेंट का चेहरा देखकर रंजीत के चेहरे पर डेंजरस स्माइल आ जाती है और वह एक ही झटके में अपने असिस्टेंट का कॉलर छोड़कर उसे धक्का दे देता है, जिससे रंजीत का असिस्टेंट लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ 4 कदम पीछे हट जाता है। और इस वक्त रंजीत का असिस्टेंट चेहरे पर डर और मन में नफरत लिए रंजीत की तरफ देखकर बोलता है,
बेवकूफ़ हो मिस्टर रंजीत आप, क्योंकि आपने अभी तक वैशाली मैडम की आंखें नहीं देखी। जिम ना ही तो किसी के आगे झुकना वह मंजूर करेंगे और ना ही अपनी माँ को वह झुकने देगी, क्योंकि हमने भी दुनिया देखी है सर, और हमने वैशाली मैडम की आंखों में कोई मासूमियत नहीं बल्कि एक अलग ही शख्स नजर आ रहा था जो आज तक हमने वैशाली मैडम में कभी महसूस नहीं किया था। शायद आपने उनकी ठंडी आभा को नोटिस नहीं किया, लेकिन हमने कर लिया था लगता है। आपका बुरा वक्त आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और आप खुद अपने दरवाजे पर उसे बुरे वक्त को इनविटेशन दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा हो तो वह अपनी बुद्धि को देता है, वही सब आपके साथ हो रहा है। लेकिन मुझे क्या करनी भरनी, यहीं पर इंसान को भगत नहीं पड़ती है और आप भी भुगतोगे यही सब। मन में बोलते हुए रंजीत का असिस्टेंट अपने चेहरे पर झूठा डर लाते हुए और रंजीत की झूठी तारीफ करते हुए बोलता है, सर मुझे पूरा विश्वास है कि आपका प्लान पूरा कामयाब होगा। आई एम सॉरी मैंने आपके आगे से जुबान चलाए। अपने असिस्टेंट की डरी हुई आवाज़ सुनकर रंजीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने असिस्टेंट की तरफ देख कर बोलता है, अच्छा अब जाओ अपने काम में लग जाओ। इधर रंजीत का असिस्टेंट रंजीत की बात सुनकर हाँ मैं सर हिलाकर रंजीत से परमिशन लेकर रंजीत के स्टडी रूम से निकल जाता है। दूसरी तरफ अपने असिस्टेंट को जाता देख रंजीत अपने चेहरे पर गांधी मुस्कुराहट लाते हुए रजनी को याद कर बोलता है, बहुत जल्द रजनी तुम मेरे कदमों में गिड़गिड़ाओगी, अपनी बेटी के साथ रहने के लिए मुझे भीख मांगेगा और मैं तुम्हें भीख भी दूंगा और तुम्हें अपनाऊंगा भी और तुम्हारी वह करोड़ों की दौलत भी मेरी होगी। ये सब बोलते हुए रंजीत अपने स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन में इस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। एक तरफ दीवान सिंघानिया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चेयर पर बैठे हुए थे और दूसरी तरफ प्रमिला जी, रजनी जी और वैशाली बैठी हुई थी। वैशाली की एकदम ठंडी बर्फ की तरह सबको महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ रजनी की थी आज एक अलग ही इंसान नजर आ रही थी। आज उनके चेहरे पर ना ही तो कोई चिंता थी और ना ही कोई डर। आज इधर अपनी माँ की पर्सनैलिटी को देखकर वैशाली भी मन में खुश होते हुए बोलती है, गुड माँ आपको इसी तरह मजबूत बना होगा, क्योंकि यह दुनिया मासूम और भोले भाले लोगों को चैन से जीने नहीं देती और मैं ऐसे लोगों को चैन से जीने नहीं देती जो दूसरों का चैन सिन कर सकूं से जीना चाहते हैं। ये सब मन में बोलते हुए ही वैशाली अपनी माँ की तरफ देखती है जो आज कुछ बदली बदली सी नजर आ रही थी और देवांश की भी अपनी बेटी को देखकर उनमें कुछ चेंज देखकर दिल में ही बोलते हैं, रजनी हो सकता है कि तुम इस सच को जानकर टूट जाओ, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हें आदित्य संभाल भी लगा और उसे तुम्हें संभालना भी होगा, क्योंकि भगवान ने तुम्हें और आदित्य को पहले से ही जोड़कर रखा है। तुमने तो आदित्य को छोड़ दिया था लेकिन भगवान ने तुम दोनों की तार कभी टूटने नहीं दी और मुझे विश्वास है कि तुम भी सच जानने के बाद आदित्य को अपना लोगी और तुम्हें अपनाना ही होगा आदित्य को। ये सब बोलते हुए मन में ही देवास जी अपना डिनर कंप्लीट कर रहे थे। इधर वैशाली के भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जिससे रजनी की पूरी तरह अनजान थी। इधर नील भी इस डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और उसके मन में भी हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन जवाब नील के पास एक भी सवाल का नहीं था। इधर प्रमिला जी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई सबके चेहरों को देखकर टेढ़ा मुंह बनाकर बोलती है, क्या हुआ है आज आप सबको चुपचाप क्यों बैठे हो? हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज हमारे घर पर कोई मौन पूजा रखी हो। इधर अपनी नानी की बात सुनकर वैशाली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपनी नानी की तरफ देखकर बोलती है, नानी माँ मोहन पूजा नहीं है, लेकिन हाँ आप कहो तो मैं रखवा देता हूँ मौन पूजा हमारे घर में। वैशाली की बात सुनकर प्रमिला जी टेढ़ा मुंह बनाकर वैशाली की तरफ देखकर बोलती है, ना थैंक यू बेटा, ऐसा काम मत कीजिए क्योंकि ऑलरेडी हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में मौन पूजा ही रखी हुई है। इधर प्रमिला जी और वैशाली में हंसी मजाक शुरू हो चुका था और इस हंसी मजाक को जानबूझकर वैशाली ने शुरू किया था क्योंकि वह चाहती थी कि उनके घर में सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे और देवांश की भी इस बात को अच्छे से नोटिस कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपने नातिन को हद से ज्यादा जान और पहचान भी चुके थे। इधर नील भी अपनी मैडम के पाल पाल बदलते भावों को देखकर खुश हो रहा था और मन में बोल रहा था, पता नहीं मैडम आपके कितने रूप है, कभी आप बच्चा बन जाती हो, कभी आप एक डेविल क्वीन बन जाती हो, कभी आप एक समझदार बिजनेस वुमेन बन जाती हो। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बिग बॉस के घर में आप जैसी समझदार इंसान उनकी जिंदगी में आई है, लेकिन वह बेवकूफ़ यह बात नहीं जानते कि वह किससे पंगा ले रहे हैं। वह खेलना चाहते हैं आपसे, लेकिन वह इस बात से अनजान है कि खेल तो आप रही हैं उनसे और इस खेल की में खलनायक का भी आप हैं। ये सब बोलते हुए नील के मन में अपनी मैडम के लिए तारीफ में ही तारीफ है निकल रही थी और वैशाली भी इस बात को अच्छे से जान चुकी थी कि नींद उसका खास आदमी बन चुका है और वह इसीलिए नील के साथ अपना हर राज भी शेयर करने लग गई थी। कुछ ही देर में हंसी मजाक में डिनर कंप्लीट होता है और वैशाली सबकी तरफ देखकर गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली जाती है और जाने से पहले नील को आंखों से कुछ इशारा कर देती है और इधर नील भी वैशाली का इशारा समझ जाता है और हाँ में शेर हिलाकर सभी को गुड नाइट बोलकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। इधर देवांश की भी कुछ ना कुछ डाइनिंग टेबल पर बैठे नोटिस कर रहे थे, लेकिन वह कुछ बोलते नहीं और वह भी अपनी पत्नी को लेकर सबको गुड नाइट बोलकर अपने रूम में बढ़ जाते हैं। इधर रजनी जी भी अपनी जिंदगी को बदलने का ठान चुकी थी, इसीलिए वह भी सभी की तरफ देखकर गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली जाती हैं।
इधर वैशाली अपने रूम में आती है और जैसे ही अपने रूम में आकर अपने बेड पर बैठी है तो उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी होती है। इधर वैशाली बेड पर बैठी हुई ही अपना लैपटॉप उठाकर ओपन करती है और उसमें कुछ पिन कोड डालकर जैसे ही एक कोतवाल टाइप करती है तो उसकी आंखों के सामने राठौर मैंशन का स्टडी रूम आ रहा था, जिसे देखकर वह वहां की कुछ देर पहले की सीसीटीवी फुटेज बैक करती है तो उसे जो भी कुछ स्टडी रूम में वहां हुआ था वह सब कुछ नजर आने लगता है, जिसे देखकर वैशाली की आंखें ठंडी हो जाती हैं और वह गुस्से में ही रंजीत को देखते हुए बोलती है, बहुत जल्द तुम मेरे कदमों में गेट गिराओगे और मेरी माँ के कदमों में गिरगिट आते हुए अपनी गुनाहों की भीख मांगोगे, लेकिन मेरी माँ तुम पर थुकेगी भी नहीं और तुम्हारे सामने ही वह मेरे पिता के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करेगी और उसे दिन तुम्हारा यह अहंकार टूटेगा और तुम्हारे अहंकार को टूटा हुआ देखेगी पूरी दुनिया। ये सब बोलते हुए वैशाली का चेहरा बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। दूसरी तरफ एशिया किंग मैंशन, एक आलीशान कैमरा उसे कमरे में एक शख्स अपने किंग साइज बेड पर पीठ के बल लेटा हुआ था और उसे कमरे में चारों तरफ महंगे महंगे एंटीक पीस रखे हुए थे और महंगी महंगी पेंटिंग्स दीवारों पर लगी हुई थी। उसे कमरे का रंग एकदम वाइट था और चारों तरफ उसे कमरे में खूबसूरत कॉटन लगे हुए थे और एक शख्स पीठ के बाल उसे कमरे में लेटा हुआ था और उसकी पीठ इस वक्त दूध की तरह सफ़ेद थी और उसकी गोरी पीठ पर इस वक्त उसके कंधे पर एक ईगल का टैटू बना हुआ था जो उसे शख्स की पीठ को एक अलग ही चमक दे रहा था। वह शख्स धीरे धीरे करवट बदलने लगता है तो उसका चेहरा बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। उसे शख्स का चेहरा एकदम किसी सुपर मॉडल से काम नहीं लग रहा था। उसके माथे पर बिखरे बाल उसके चेहरे को और सुंदर लुक दे रहे थे। तभी उसे शख्स के मोबाइल की रिंग उसके कानों में पड़ती है तो वह शख्स एकदम से अपनी आंखें खोल देता है और अपने पास में पड़ा हुआ मोबाइल उठाकर सीधा कान पर लगता है और अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, कौन इधर। उसे शख्स के इतना बोलते ही उधर से एक उम्रदराज आदमी की वॉइस आती है, रुद्राक्ष इंडिया आ जाइए, हमें आपकी ज़रूरत है। इधर जैसे ही रुद्राक्ष के कानों में जानी पहचानी आवाज़ पड़ती है तो वह शख्स एकदम से अपनी आंखें खोलकर बेड पर बैठ जाता है और अपनी आवाज़ को नॉर्मल करते हुए बोलता है, क्या हुआ है पापा। इधर वह शख्स रुद्राक्ष की बात सुनकर बोलता है, बेटा जब आप इंडिया आएंगे आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल आप जल्दी राजस्थान पहुंचिए क्योंकि आपके अंकल की जिंदगी में खुशियों के पलों ने दस्तक दी है और हम चाहते हैं कि आप अपने अंकल के इन पलों में अंकल के साथ हो। इधर अपने पापा की बात सुनकर रुद्राक्ष एक शख्स का चेहरा याद करते हुए अपने पापा से बोलता है, आई एम कमिंग पापा, हम जल्दी इंडिया आ रहे हैं। इधर जैसे ही वह शख्स रुद्राक्ष की बात सुनता है तो फ़ोन कट कर देता है और इधर रुद्राक्ष जैसे ही फ़ोन कट करता है तो बेड से खड़ा होता है और एक नज़र खुद को मिरर में देखकर अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए बोलता है, आई एम कमिंग, आ रहा हूँ मैं इंडिया, लेकिन किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए अंकल और पापा। ये सब बोलते हुए रुद्राक्ष एक नज़र खुद को मिरर में देखकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है और वॉशरूम में जाकर कुछ ही देर में फ्रेश होकर जब बाहर आता है तो उसकी कमर पर एक वाइट टॉवल बना हुआ था और एक हाथ से छोटे टॉवल से वह अपने बालों को साफ करते हुए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है और कुछ ही देर में रेडी होकर चेंजिंग रूम से बाहर आता है और अपना मोबाइल जो बेड पर पड़ा था उसे उठाकर एक नंबर डायल करता है और अपनी ठंडी आवाज़ में बोलता है, आज मैं जितना भी ऑफिस का काम है उसे कंप्लीट करवा दो और हाँ, जितनी भी इमरजेंसी मीटिंग है सिर्फ उन्हें आज रखवान, क्योंकि आज सिर्फ मैं कर मीटिंग करूंगा। जो मीटिंग इंपॉर्टेंट होगी उन्हें को मैं अटेंड करूंगा क्योंकि रात को ही मुझे इंडिया निकालना है। और एक काम करो, जेट रेडी करवा लेना, तुम भी मेरे साथ इंडिया चल रहे हो। इधर रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्ष की कॉल अटेंड करने वाला शख्स ओके बॉस बोल देता है और इधर रुद्राक्ष जैसे ही ओके सुनता है तो कॉल कटकर एक नज़र खुद को मिरर में देखकर अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए अपने रूम से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ इंडिया मुंबई, सभी लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। सिंघानिया मैंशन में सभी लोग चैन की नींद सो चुके थे, लेकिन नील और वैशाली की आंखों में नींद नहीं थी। दूसरी तरफ राठौर मैंशन में सभी लोग चैन से सो रहे थे, लेकिन विमला के चेहरे पर नींद तो थी लेकिन एक अलग ही चिंता की लकीरें भी विमला के चेहरे पर बनी हुई थी। विमल अपने कमरे में बैठी हुई ही अपने बच्चों को संभालते हुए रजनी को याद कर रही थी और अपने पति को याद करते हुए विमला गुस्से में रंजीत को याद करते हुए बोलती है, रंजीत तुम इतने गिरे हुए घटिया इंसान हो कि मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि तुम कभी इतना भी गिर जाओगे, कि तुम रजनी के कैरेक्टर को दुनिया के सामने इतना गिरने का सोचोगे। यही सब बोलते हुए विमला की आंखों में भी आज रंजीत के लिए कहीं ना कहीं गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इसी तरह सभी की रात बीत जाती है, किसी की सुकून से, किसी की चिंता से और किसी की इस बात से अनजान कि आने वाले दिनों में किस किस की जिंदगियां बदलने वाली है। अगली सुबह सिंघानिया मैंशन, सुबह के 7 o'clock बजे। लिविंग हॉल के किंग साइज सोफे पर इस वक्त देवांश जी अपने चेहरे पर गहरी चिंता लिए वैशाली की तरफ देखकर बोलते हैं, वैशाली बेटा क्या हम आपके साथ चलें। इधर वैशाली अपने नाना जी की बात सुनकर एक नज़र अपने सामने बैठी अपनी माँ नानी और अपने नाना जी की तरफ देखकर बोलती है, नहीं नाना जी, मैं अपने आप सब संभाल लूंगी, जब मुझे लगेगा कि मुझे आपकी ज़रूरत है तो मैं आपको खुद कॉल करूंगी, फिलहाल मेरे साथ नील चल रहा है। ये सब बोलते हुए वैशाली की आभा एकदम ठंडी बर्फ की तरह सबको महसूस हो रही थी। इधर वैशाली सभी का चेहरा गौर से देखते हुए और सभी के चेहरे पर चिंता को महसूस करते हुए वैशाली अपनी माँ के करीब आती है और अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है,
माँ, क्या आपको मुझ पर विश्वास है? इधर अपनी बेटी की बात सुनकर रजनी जी अपने चेहरे पर चिंता लाते हुए बोलती है, बेटा हमें आप पर खुद से ज़्यादा विश्वास है, लेकिन रंजीत पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। बेटा वह इंसान इतना गिरा हुआ निकलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस इंसान के लिए मैंने अपने घर को और अपने घर वालों को छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी, उसे इंसान के लिए मैंने इतनी तकलीफ दी कि आज मुझे अपने माँ बाप की बेटी कहलन पर भी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये सब बोलते हुए रजनी जी की आंखें थोड़ी आंसुओं से गीली हो गई थी और इधर अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर वैशाली एकदम अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, माँ हमें आपकी आंखों में आंसू पसंद नहीं, आपने जो किया वह नाडंगी थी, जो किया वह उसे इंसान के झूठे प्यार में आकर किया। और वैसे भी मन, जो दिन बीत गए हम उन्हें फिर से सही नहीं कर सकते, जो समय निकल गया है उनसे फिर से सुधार नहीं सकते, इसीलिए खुद को मजबूत बनाया और आज के बाद हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। और रही बात रंजीत की, रंजीत को हम खुद संभाल लेंगे और आप अब अपनी आंखों से आंसू नहीं भंगी, क्योंकि अब आंसू बहाने की बड़ी रंजीत राठौर और उसके परिवार की है। ये सब बोलते हुए वैशाली अपने नाना जी को कुछ इशारा करती है तो देवांश जी खुद रजनी जी के पास आते हैं और उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं और इधर वैशाली को जाने का इशारा करते हैं तो वैशाली भी अपने नाना जी का इशारा मिलते ही अपनी नानी जी को आंखों से कुछ इशारा करती है तो प्रमिला जी भी अपनी बेटी को संभालने में लग जाती है और इधर नील भी वैशाली के इशारे को अच्छे से समझ जाता है और इसी के साथ नील और वैशाली सिंघानिया विला से बाहर निकल जाते हैं। मुंबई हाई कोर्ट के आगे आकर एक महंगी गाड़ियों की लाइन रुकती है। इधर जैसे ही वह गाड़ियां रुकती हैं तो सभी लोगों की नज़र उसे गाड़ियों पर जाती है तो सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आती है, क्योंकि उन गाड़ियों को देखते ही सभी लोग समझ गए थे कि ये देवांश सिंघानिया की गाड़ियां हैं, क्योंकि उन गाड़ियों पर एक लोगो लगा हुआ था और उसे लोगों को देखते ही सभी लोगों की नज़र उन गाड़ियों पर ठहर गई थी कि तभी उन गाड़ियों में से एक गाड़ी का दरवाजा खुलता है तो एक लड़की अपनी ठंडी पर्सनैलिटी के साथ बाहर निकलती है और उसे लड़की को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसे लड़की ने इस वक्त एक काला गूगल अपनी आंखों पर लगाया हुआ था और एक ब्लैक कलर का जीन्स टॉप पहना हुआ था और एक लीटर की जैकेट भी उसे लड़की ने पहन रखी थी और साथ ही में उसे लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे थे उसके बॉडीगार्ड। इधर उसे लड़की के बाहर निकलते ही एक और शख्स उसे लड़की के साथ ही उसे गाड़ी में से बाहर निकलता है, जो देखने में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। इधर वह लड़की उसे लड़के को देखकर अपने ठंडी आवाज़ में बोलती है, चलो नील। इधर नील वैशाली की बात सुनकर हाँ में सिर हिलता है और इसी के साथ वैशाली अपने बॉडीगार्ड के साथ नील को लिए ही कोर्ट के अंदर इंटर होती है। इधर वैशाली के बॉडीगार्ड चारों तरफ से वैशाली को प्रोटेक्ट करते हुए कुछ बाहर ही खड़े हो गए थे और कुछ वैशाली के साथ कोर्ट में उसके साथ कदम बढ़ाकर चल रहे थे। इधर कोर्ट के अंदर काफ़ी सारी पब्लिक बैठी हुई थी और जज की कुर्सी पर एक लेडीज जज बैठी हुई थी कि तभी एक शख्स जज की तरफ देखकर एक फाइल जज के आगे रखते हुए बोलता है, जज साहब ये है मेरे क्लाइंट की अर्जी जो मैंने कोर्ट में आपके सामने रखी है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे क्लाइंट के साथ अन्याय कीजिए। मैडम, ये सब बोलते हुए काला कोट पहने हुए एक शख्स लेडीज जज के आगे अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। लेडीज जज उसे फाइल को ओपन कर उसे पढ़ने लगती है कि तभी लेडीज जज कुछ ही देर में उसे फाइल को पढ़कर साइड में रखती हैं और अपने सामने खड़े वकील की तरफ देखकर बोलती है, मिस्टर केपी गिल, क्या आपका क्लाइंट यह बात जानता है कि उनकी बेटी उनके साथ रहना चाहती भी है या नहीं, क्योंकि हम यह फैसला एक तरफ की बात सुनकर नहीं ले सकते। इधर जज की तरफ जज की बात सुनकर कप गिल अपने सर को झुकते हुए लेडीज जज के सामने बोलता है, जज साहब मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि आप एक तरफ की बात सुनकर कोई भी फैसला नहीं सुनती, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मिस रजनी राठौर को भी अपनी तरफ से एक मौका दे अपनी बेटी को अपने पास रखने के लिए। वह क्या करना चाहती हैं और क्या सोचा है उन्होंने अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में, वह ये सब हमें कोर्ट में बताएं। और अगर मेरे क्लाइंट को संतुष्टि मिलती है कि उनकी पत्नी अपनी बेटी का पालन पोषण अच्छे से कर सकती है तो उसके फ्यूचर को अच्छे से बना सकती हैं तो मेरे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है रजनी जी के पास अगर वैशाली की कस्टडी रहती है तो। लेकिन अगर रजनी जी कोर्ट में ये साबित नहीं कर सकती कि वह एक अच्छा फ्यूचर वैशाली राठौर को देगी तो मैं चाहता हूं कि आप खुद अन्य करें और उसे मासूम बच्ची के करियर को अच्छा बनाने के लिए आप अच्छे हाथों में उसे सोफे। इधर कप गिल की बात सुनकर लेडीज जज एक सरकारी वकील को अपने पास बुलाती हैं और उनकी तरफ देखकर बोलती हैं और उसे सरकारी वकील की तरफ देखकर लेडीज जज उसे सरकारी वकील से बोलती हैं, जल्द से जल्द कोर्ट की तरफ से रजनी राठौर को एक संबंध सेंड करवा दीजिए कि उन्हें जल्द से जल्द कोर्ट में हाजिर होना होगा। अभी लेडीज जज इतना बोल ही रही थी कि तभी कोर्ट के अंदर मिस्टर मल्होत्रा इंटर करते हैं और इस वक्त उनके हाथ में एक फाइल थी और उनका असिस्टेंट भी उन्हीं के साथ कोर्ट में दाखिल होता है और अपने कदम वह जज की तरफ बढ़ते हुए लेडीज जज के आगे जाकर सिर झुकाते हुए बोलते हैं, मी लॉर्ड मैं हूं रजनी जी की तरफ से उनके वकील। ये सब बोलते हुए मिस्टर मल्होत्रा एक फाइल सरकारी वकील की तरफ बढ़ते हैं तो सरकारी वकील मिस्टर मल्होत्रा से मुस्कुराते हुए वह फाइल लेता है और लेडीज जज के आगे रख देता है। इधर लेडीज जज उसे फाइल को जैसे ही अपने हाथ में लेकर ओपन करती है तो उनके सामने रजनी जी के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट आते हैं और फिर वैशाली के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट। उन डॉक्यूमेंट को देखते ही लेडीज जज एक नज़र मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखकर बोलती है,
आप हैं मिस रजनी राठौर की तरफ से उनके वकील और वैशाली राठौर की तरफ से भी आप उनके वकील हैं, तो क्या आप यह बात जानते हैं कि यहाँ पर आपके क्लाइंट्स को क्यों बुलाया जा रहा है? जज की बात सुनकर अपने चश्मे को सही करते हुए बोलते हैं, यस माय लॉर्ड, हम अच्छे से जानते हैं कि हमें यहाँ पर क्यों बुलाया जा रहा है। यहाँ पर वैशाली राठौर की कस्टडी की बात चल रही है और मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ मी लॉर्ड कि आप जो भी फैसला लेंगे पूरे सबूत को अच्छे से जानकार और जाँच कर लेंगी। मुझे आपके न्याय पर पूरा विश्वास है। इधर मल्होत्रा की बात सुनकर लेडीज जज हाँ में सिर हिला देती है और मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखकर बोलती है, मिस्टर मल्होत्रा, कोर्ट आपको और आपके क्लाइंट को कल 11 o'clock बजे कोर्ट में हाजिर होने का टाइम देती है। और हाँ मिस्टर कप गिल, आपको और आपके क्लाइंट को भी कल 11 o'clock का ही टाइम मिलता है। ये सब बोलते हुए जज दोनों फाइल्स को दोनों वकीलों के हाथों में दे देती हैं और इधर केपी गिल अपने सामने मल्होत्रा को देखकर अपने चेहरे पर ठंडा भाव लाते हुए कोर्ट से बाहर निकल जाता है और इधर मल्होत्रा भी अपनी आंखों में गुस्से की आग लिए कोर्ट से बाहर निकल जाता है। दोनों वकील जैसे ही एक साथ कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो केपी गिल अपने चेहरे पर घमंड लिए और अहंकार लिए मल्होत्रा जी की तरफ देखकर बोलता है, मिस्टर मल्होत्रा, लगता है अब आप मुझसे मुंह की खाना चाहते हैं। जो आपने मेरे सामने खड़े होकर मेरे खिलाफ इस केस को लेने की कोशिश की है। इधर मिस्टर मल्होत्रा केपी की बात सुनकर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए बोलते हैं, मिस्टर गिल, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप इस कोर्ट के और इस शहर के नंबर 1 लॉयर है और ये गलतफहमी मैं बहुत जल्द दूर करूंगा। फिलहाल मुझे फालतू बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल कोर्ट में पता चल ही जाएगा कि कल कोर्ट क्या फैसला लेती है। फिलहाल मेरा रास्ता छोड़िए। इधर मिस्टर मल्होत्रा की इतनी इंसल्टिंग बातें सुनकर कप गुस्से में मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखकर बोलता है, तुमने मेरे खिलाफ इस केस को पढ़कर सबसे बड़ी गलती की है मिस्टर मल्होत्रा, तुम अभी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। इधर गिल की बदतमीजी को देखते हुए मिस्टर मल्होत्रा गिल की तरफ देखकर बोलते हैं, मिस्टर गिल, मुझे फालतू बकबक करने में नहीं बल्कि काम करने में मजा आता है। बाकी कल आपको पता चल ही जाएगा कि किसमें कितना दाम है। फिलहाल आप जैसे वकील अपने अहंकार में ये भी भूल जाते हैं कि वह गलत का साथ दे रहे हैं। इधर मिस्टर मल्होत्रा की बात सुनकर गिल अपने चेहरे पर घटिया मुस्कुराहट लाते हुए बोलता है, ये पाठ मुझे मत पढ़ाओ कि क्या सही है क्या गलत है। आजकल दुनिया पैसे पर चलती है और जिसके पास पैसा है वही सच्चा है और जिसके पास पैसा और पावर नहीं वह झूठा है। समझे बात? और बहुत जल्द तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने मेरे सामने आकर मेरे खिलाफ इस केस को लड़ने की हिम्मत की है। ये सब बोलते हुए गिल अपने असिस्टेंट को लेकर जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ने लगता है कि तभी रंजीत गिल के सामने आकर बोलता है, क्या हुआ है अंदर मिस्टर गिल? इधर रंजीत की शक्ल देखकर मिस्टर मल्होत्रा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह अपने मन में अपने गुस्से को दबाते हुए बोलते हैं, कितना खटिया गिरा हुआ इंसान है ये, जो उसे मासूम फूल जैसी बच्ची पर भी जुल्म करते हुए नहीं रुक, जो खुद इसकी बेटी थी। अभी मिस्टर मल्होत्रा ये सब बोल ही रहे थे कि तभी सभी के कानों में एक ठंडी आवाज पड़ती है, अंकल क्या फैसला हुआ है अंदर? इधर जैसे ही सभी उसे आवाज को सुनते हैं तो गिल के साथ साथ रंजीत का ध्यान भी उसे आवाज पर जाता है। तो जैसे ही रंजीत अपना चेहरा दूसरी तरफ करके देखता है तो सभी का ध्यान एक सुंदर लड़की पर जाता है जो देखने में 15 साल की थी, लेकिन उसके आसपास का और बर्फ की तरह ठंडा था और उसे आसपास की ठंडक को महसूस कर सभी के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। इधर गिल की नज़र जब अपने सामने खड़ी लड़की पर जाती है तो उसके अंदर एक डर की लहर दौड़ जाती है, लेकिन वह अपने चेहरे पर उसे डर को आने नहीं देता, लेकिन मन में ही बोलता है, मुझे इस लड़की की आभा इतनी ठंडी महसूस क्यों हो रही है? क्या यही रंजीत की बेटी है? ये सब अभी गिल सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में फिर से एक ठंडी आवाज़ पड़ती है, कल आप चुप क्यों है? क्या फैसला लिया है अंदर? कोर्ट ने कब की तारीख मिली है हमें? इधर जैसे ही मिस्टर मल्होत्रा के कानों में फिर से वैशाली की आवाज़ पड़ती है तो वह अपने चेहरे पर बिना भाव लाते हुए बोलते हैं, मिस वैशाली, कल 11 o'clock का टाइम दिया है हमें कोर्ट ने। इधर जैसे ही वैशाली यह सुनती है तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वह मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखकर बोलते हैं, थैंक यू सो मच अंकल। इधर वैशाली के मुंह से अंकल सुनकर मिस्टर मल्होत्रा को एक अलग ही सुकून मिलता है और वह हाँ में सिर हिला देते हैं वैशाली की बात सुनकर। लेकिन वैशाली की निगाहें तो मल्होत्रा पर थी, लेकिन उसकी जुबान एकदम तीखी तलवार की तरह थी जो इस वक्त गिल की रीढ़ की हड्डी तक फैला रही थी। और रंजीत अपने सामने अपनी बेटी को इस तरह खुद को वैशाली को इग्नोर करता हुआ देखता है तो उसके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन कोर्ट में होने के कारण वह अपने गुस्से को अपने अंदर दबा लेता है। इधर वैशाली भी अपने सामने खड़े शख्स का गुस्सा अच्छे से महसूस कर पा रही थी, लेकिन वह रंजीत को पूरी तरह से इग्नोर कर मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखकर बोलती है, थैंक यू अंकल। इधर मिस्टर मल्होत्रा वैशाली का थैंक यू सुनकर हाँ में सर हिला देते हैं और एक नज़र अपने सामने खड़े गिल और रंजीत को इग्नोर कर वैशाली के साथ अपने कदम बढ़ा देते हैं आगे की तरफ। इधर वैशाली को अपने सामने से दूर जाता देखकर रंजीत एकदम से अपने कदम वैशाली के आगे बढ़ा देता है और वैशाली के बिल्कुल आगे जाकर खड़ा होकर बोलता है, ये क्या बदतमीजी है? अपने पापा को इस तरह इग्नोर कैसे कर सकती हो तुम वैशाली? इधर वैशाली जब अपने सामने रंजीत को देखते हैं तो गुस्से में बोलती
है मिस्टर रंजीत, ना ही तो आप मेरे पापा हैं और ना ही मेरा आपसे कोई रिश्ता है, तो प्लीज़ हमारा रास्ता छोड़िए। इधर रंजीत जैसे ही वैशाली की बात सुनता है तो गुस्से में वैशाली की तरफ उंगली बढ़ाते हुए बोलता है, बहुत जल्द तुम्हें अपने इसी आपके घर वापस आना है और मैं देखता हूँ तब तुम्हारी यह अकड़ मैं कैसे तोड़ता हूँ उसे। औरत ने पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या भर दिया है कि तुम अपने पापा के साथ इतनी बदतमीजी करना सीख गई हो। इधर रंजीत का गुस्सा देखते हुए वैशाली का गुस्सा भी बढ़ जाता है और वह अपनी आवाज़ को ठंडा कर गुस्से में बोलती है, मेरे रास्ते से हटाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पिछली बार की तरह फिर यहाँ पर जलील होना पड़े। इधर जैसे ही रंजीत के कान में जैसे ही वैशाली की बात जाती है तो उसकी आंखों के सामने माल वाला दृश्य आने लगता है, जिसे याद कर उसके हाथों की मुट्ठी बन जाती है और इधर गिल अपने सामने बात को बिगड़ा हुआ महसूस कर एकदम से रंजीत की तरफ अपने कदम बढ़ाकर रंजीत के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, मिस्टर रंजीत खुद को शांत कीजिए, चलिए यहाँ से। इधर रंजीत वकील के कहने पर एक नज़र वैशाली की तरफ देखकर बोलता है, बहुत जल्द तुम मेरे घर आओगी और अपने इसी बाप के घर रहोगी, यह मेरा तुमसे वादा है। वैशाली अपने सामने जाते हुए रंजीत की पीठ को देखते हुए मन में ही हंसते हुए बोलती है, बेवकूफ़, तुझे तो मैं ऐसा झटका दूंगी ना कि तुझे ये भी पता नहीं चलेगा कि तू गिरा कहाँ पर है, और तू गल, तुझे बहुत गुरूर है ना कि तू आज तक एक भी केस नहीं हर, तेरी इस अकड़ को मैं अगर ना तोड़ा तो मेरा नाम भी मलिक नहीं। ये सब बोलते हुए मन में ही मलिक शैतानों की तरह हंसती है और सामने खड़े नील की तरफ देखकर कुछ इशारा करती है तो नील हाँ में सिर हिलाकर कोर्ट से बाहर की तरफ कदम बढ़ा देता है और इधर वैशाली कुछ देर मिस्टर मल्होत्रा से बात कर कोर्ट से बाहर निकल जाती है। इधर सभी लोग कोर्ट से रवाना हो चुके थे। इधर वैशाली अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और नील उसके साथ था। दूसरी तरफ रंजीत का असिस्टेंट रंजीत के साथ बैठा हुआ था और इस वक्त रंजीत का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। रंजीत गुस्से में ही अपने हाथ में पड़े हुए मोबाइल पर अपनी पकड़ करते हुए बोलता है, बस आज का दिन, कल तुम दोनों माँ बेटी मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगेगा और तुम वैशाली तो मैं पछतावा होगा कि तुमने क्यों अपनी माँ का कहना माना और अपने बाप से बदतमीजी की। ये सब बोलते हुए रंजीत की आंखों के सामने माल वाला दृश्य चल रहा था, जिसे याद कर पाल पाल उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ वैशाली अभी अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी कि तभी उसके हाथ में पड़ा हुआ फ़ोन रिंग करता है तो वैशाली फ़ोन पर हो रहे नंबर को देखकर उसे फ़ोन को उठाकर कम से लगती है तो उधर से आदित्य की आवाज़ आती है, बेटा आपने हमें आज कोर्ट में आने से क्यों रोक दिया। इधर अपने पापा की बात सुनकर वैशाली अपनी आवाज़ को नर्म करते हुए बोलती है, पापा हमने जैसा प्लान बनाया है हमें उसी के मुताबिक चलना है, कल आपको कोर्ट आना है और कल ही आप दुनिया के सामने मां को अपनाएंगे। इधर अपनी बेटी की बात सुनकर मिस्टर आदित्य थोड़ा चिंता में बोलते हैं, लेकिन बेटा मैं तो तुम्हारी मां को अपने को तैयार हूं, क्या रजनी मुझे इस वक्त अपना पाएगी, क्या सबके सामने वह मेरे साथ अपने कदम बढ़ा पाएगी। इधर आदित्य की बात सुनकर वैशाली अपनी आवाज़ में ठंडापन लाते हुए बोलती है, आना होगा पापा, उन्हें दुनिया के सामने उन्हें आपका हाथ थामना ही होगा। ये सब बोलते हुए वैशाली एक अलग ही इंसान लग रही थी। इधर अपनी बेटी की ठंडी आवाज़ को महसूस कर आदित्य जी कुछ देर वैशाली से बात करते हैं और फ़ोन कट कर देते हैं। इधर जैसे ही फ़ोन कट होता है तो वैशाली की आंखें इस वक्त खून की तरह लाल थी। वैशाली गुस्से में ही रंजीत को याद कर गाड़ी में बैठे हुए ही बोलती है, कल तुम लोगों को सबसे बड़ा झटका मिलने वाला है। रंजीत, जिस औरत को तुम अपने कदमों में गिरगिट आते हुए रोते हुए देखना चाहते हो वह औरत तुम्हारे सामने किसी और का हाथ थामकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करेगी, यह मेरा तुमसे वादा है। ये सब बोलते हुए वैशाली की आंखें एकदम ठंडी थी और इधर नील जिसके कानों में वैशाली की हर बात जा रही थी वह भी अपने दिल में रजनी जी को याद कर बोलता है, कितनी किस्मत वाली है मैडम आप जो आपको ऐसी बेटी मिली है। यही सब बोलते हुए नील की निगाहों के आगे बार बार रजनी जी का मासूम चेहरा आ रहा था और बार बार वैशाली का चेहरा आ रहा था, जिसे याद कर वह मन में ही भगवान से दुआ मांगता है कि जैसा उसकी वैशाली मैडम चाहती है भगवान वैसा ही हो। इधर वैशाली के दिमाग में हजारों प्लान बने हुए थे जिससे इस वक्त हर कोई अनजाना था। दोस्तों, क्या चल रहा है वैशाली के दिमाग में, क्या रजनी की दुनिया के सामने सच जानकर आदित्य को अपनाएंगी, क्या होगा जब रंजीत के सामने आएगा इतना बड़ा सच, और क्या चल रहा है वैशाली के दिमाग में, क्या सोचा है उसने और कौन है वह शख्स जो इंडिया आ रहा है, क्या उसका भी है कोई आदित्य से रिश्ता और कौन है वह शख्स जिसने उसे इंडिया बुलाया है, ये तो अब आपको आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हर हर महादेव। और गाइस प्लीज़ ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा आप लोग ऐसे ही स्टोरी सुनते रहने के लिए।